आर्य कौन थे, इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यद्यपि वर्तमान संदर्भ में और निरंतर इतिहासकारों द्वारा जो अध्ययन किया गया, उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे तथ्य हमारे समक्ष आए हैं जिनके आधार पर विद्वानों का मानना है कि आर्य कोई नस्ल या जाति नहीं थी, बल्कि आर्य जो शब्द ऋग्वेद में मिलता है उसे हम एक भाषाई समूह के रूप में समझ सकते हैं। आधुनिक युग में अधिकांश विद्वानों की यही मान्यता है कि आर्य कोई नस्ल न होकर एक भाषाई समूह था जो एक समान भाषा का प्रयोग करता था। आर्य जो शब्द नस्ल के रूप में प्रयोग हुआ, इस संदर्भ में उपिंदर सिंह लिखती हैं कि 19वीं और 20वीं सदी में जब यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका और एशिया का औपनिवेशीकरण किया जा रहा था, अर्थात जब यूरोप के देश एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे, उनके आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार कर रहे थे, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व जमा रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब यूरोपीय राष्ट्र एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, तो तब औपनिवेशिक मानसिकता रखने वाले यूरोपीय विद्वानों द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विभिन्न नस्लों के प्रवर्जन और उनके बीच होने वाले आदान प्रदान के जो संबंध थे, और इस तरह के इतिहास को बहुत महत्व दिया गया कि किस तरह विभिन्न नस्लों का विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवर्जन हुआ। इस तरह विश्व की आबादी को विभिन्न नस्लों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि देखने में यह आधार वैज्ञानिक प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक आधार पर विद्वानों ने विश्व की आबादी को विभिन्न नस्लों में विभाजित किया है, जैसे मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलॉइड, ये इस तरह की जो प्रजातीय जो वर्णन किया गया, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वैज्ञानिक आधार पर है, किंतु वास्तव में इसका उद्देश्य नस्लवादी था। इस विभाजन के आधार पर यूरोपीय साम्राज्यवादी यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो श्रेष्ठ नस्ल थी उसने किस तरह कमतर नस्ल पर अपना वर्चस्व कायम किया, और यह सदियों से होता आया है। ये वह कहना चाह रहे थे कि एशिया और अफ्रीका के जो निवासी थे वह कमतर थे अपेक्षाकृत यूरोपीय निवासियों की। इसलिए औपनिवेशिक साम्राज्यवादी सोच के जो विद्वान थे वह यह सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो शुद्ध आर्य नस्ल है वह उत्कृष्ट रही है। जैसे जर्मन नाजियों का जो नाजीवादी सोच थी, जिनका कहना यह था कि जर्मन जाति जो है विश्व में शासन करने के लिए ही पैदा हुई है, तो यही तथ्य जो है यूरोपीय नस्लवादी विद्वान इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहते थे कि जो एशिया और अफ्रीका के निवासी हैं वह
अपना शासन स्वयं नहीं कर सकते, और जो यूरोपीय नस्ल है वो तो शासन करने के लिए पैदा हुई है, शासन करना वही जानती है, और वही एशिया और अफ्रीका के निवासियों पर शासन कर सकती है। यही सिद्ध करने के लिए उन्होंने आर्य नस्ल के सिद्धांत को बहुप्रचारित किया, और ऐसा इस अर्थ में प्रस्तुत किया गया कि चाहे वह भारत हो या एशिया के अन्य देश हो, कि उन पर जो है शासन करना जो है केवल यूरोपीय जाति ही जानती है, वही शासन कर सकती है, क्योंकि भारतीय स्वयं अपना शासन नहीं कर सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है ही नहीं। यही वह दिखाना चाहते थे, और इसी तथ्य पर बल देने के लिए जो आर्य नस्ल का सिद्धांत था वह प्रचारित किया गया, और उसके द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि भारतीयों में गुलामी की मानसिकता सदियों से रही है, वे अपना शासन करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए अंग्रेजों का उन पर शासन करना न्यायोचित है। दूसरे शब्दों में उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय तो असभ्य हैं, इन्हें हम सभ्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है वह इसी बात पर जोर देती है, किंतु वर्तमान में मानव शास्त्रियों द्वारा ऐसे नस्लवादी विभाजन को दरकिनार कर दिया गया है। आजकल मानव समूह की जो भिन्नता है उसको समझने के लिए अन्य और अनेक दृष्टिकोण हमारे समक्ष स्पष्ट हो गए हैं। इस संदर्भ में पुनः उपिंदर सिंह लिखती हैं कि ऋग्वेद के रचनाकारों ने भी स्वयं को आर्य के रूप में संबोधित किया है, किंतु आर्य शब्द का अर्थ उपिंदर सिंह अर का अभिप्राय अर्घ से लेती हैं कि अर से जो है आर्य शब्द की उत्पत्ति हुई, और अर शब्द का अभिप्राय कृषि से हो सकता है, ये उपिंदर सिंह का कहना है। वे मानती हैं कि आर्य शब्द को बंधु बांधवों या गोतियों में समान गोत्र के रूप में रहने वाले बंधु बांधवों के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात आर्य शब्द का प्रयोग उपिंदर सिंह समान गोत्र के लोगों के लिए प्रयुक्त होना मानती हैं। इतिहासकारों एवं भाषाविदों के द्वारा इंडो यूरोपीय या इंडो आर्य शब्दावलियों का प्रयोग नस्ल भेद से कोई मतलब नहीं रखता। इनका प्रयोग विशेष भाषा परिवारों के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात उपिंदर सिंह ये मानते हैं कि जो विद्वानों द्वारा या भाषाविदों द्वारा इंडो आर्य इंडो यूरोपीय शब्द का प्रयोग होता है वह नस्ल के लिए नहीं बल्कि भाषा परिवार के लिए होता है। अर्थात इंडो आर्य वे लोग थे जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो ईरानी भाषा शाखा से जुड़ी हुई एक भाषा का प्रयोग करते थे। अर्थात इंडो आर्य एक समान भाषा बोलने वाले एक समूह से जुड़े हुए थे, और वह समूह ही इंडो आर्य कहलाता था, वह कोई नस्ल नहीं थी। अब विद्वानों में इस बात पर भी मतभेद है कि जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार को बोलने वाला जो सामाजिक समूह था उसका मूल स्थान कहाँ था, क्योंकि यह तो स्पष्ट हो गया कि आर्य कोई नस्ल नहीं बल्कि एक भाषाई परिवार था जो एक समान भाषा का प्रयोग करता था। लेकिन यह एक समान भाषाई परिवार जिसे हम आर्य के रूप में जानते हैं, वास्तव में इसका मूल निवास स्थान कहाँ था, इस बिंदु पर भी विद्वानों में मतभेद हैं। रामशरण शर्मा उनका मानना है कि पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। रामशरण शर्मा वे कहते हैं कि पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया
ही जो है आर्यों का मूल निवास स्थान था। यद्यपि वे भी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार को भाषाई विशेषता की ही उसको प्रमुखता देते हैं कि इंडो यूरोपीय परिवार की जो भाषाई विशेषता है वही मुख्य है। इस संदर्भ में कि यह जो इंडो यूरोपीय भाषाई परिवार था जिसे हम आर्य शब्द के रूप में समझ रहे हैं, उसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं, तो इस संदर्भ में रणवीर चक्रवर्ती भी यह मानते हैं कि आर्य नस्ल के बजाय इसे इंडो ईरानी भाषा परिवार को बोलने वाला समूह मानना चाहिए। इसी संदर्भ में वो लिखते हैं कि अविभक्त भारत ईरानी भाषा का प्रयोग करने वाले कहाँ रहते थे, इस विषय में भी विविध मत हैं। उनका जो मत, एक मत यह है कि रणवीर चक्रवर्ती जो उल्लेख करते हैं वुडवर्ड का, तो वो लिखते हैं कि वुडवर्ड मायर के विचार से वे लोग मध्य एशिया के पामीर अंचल में निवास करते थे, अर्थात जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलने वाला सामाजिक समूह था जिसे हम आर्य रूप में जानते हैं, आर्य शब्द के रूप में जानते हैं, उनका जो मूल निवास था वह मध्य एशिया के पामीर अंचल में था। ब्रांडेनस्टाइन मध्य एशिया को जो है इस भाषाई परिवार अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद में जिस संस्कृति का वर्णन किया गया है उस संस्कृति की भौगोलिक स्थिति क्या थी, किस भौगोलिक क्षेत्र में वह संस्कृति पली, पनपी और विकसित हुई। तो ऋग्वेद में जो वर्णित भौगोलिक परिवेश है उसके आधार पर यह उल्लेख मिलता है कि वैदिक कालीन जो प्रधान बस्तियां थी वह विभिन्न नदियों के आसपास थी, अर्थात जो वैदिक भौगोलिक परिवेश है वह वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियां हैं उनके आसपास के इलाकों में था। ऋग्वेद के दशम मंडल में जो वर्णित नदी सूक्त है उसके आधार पर सिंधु नदी को ऋग्वेद की अग्रणी नदी माना जाता है और सिंधु नदी को ऋग्वेद में अम्बितमा अर्थात श्रेष्ठ माता, नदीतमा अर्थात श्रेष्ठ नदी ये कहा गया है। साथ ही साथ ऋग्वेद में सिंधु के अतिरिक्त जो अन्य प्रमुख नदियां हैं उनमें सरयू जो कि अफगानिस्तान में है उसे हरिरुद्ध कहा जाता है, सरस्वती क्योंकि सरस्वती का वर्णन जो पारसियों का जिन्न अवेस्ता ग्रंथ है, अवेस्ता में सरस्वती का इरैख्वती के रूप में वर्णन किया गया है, इरैवती या इरैख्वती। इसे अफगानिस्तान में अर्धनंदव व हेलमंद नदियों के संदर्भ में भी समझा जाता है। यद्यपि सरस्वती को कई विद्वान हकरा और घग्गर जो कि राजस्थान के मरुस्थल में लुप्त हो गई है उसे सरस्वती माना जाता है। तो दो नदियां ये हो गई, एक सरयू जिसे हरिरुद्ध कहा जाता है अफगानिस्तान में, दूसरी सरस्वती। फिर तीसरी नदी है कुंभा जो काबुल नदी है, चौथी क्रुमु कुर्रम नदी, सुवास्तु जो सोयान नदी है, सोन नदी कह सकते हैं हम इसको, सोन नदी, गोमती जो अफगानिस्तान में गोमल नदी है। इस तरह जो ये 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों से घिरे हुए प्रदेश का या 7 नदियों से सिंचित प्रदेश को ऋग्वेद में सप्तसैंधव कहा गया है। अतः हम मान सकते हैं कि ऋग्वेद का जो प्रारंभिक भौगोलिक क्षेत्र था वह सप्तसैंधव ही था। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है वे नदियां हैं
वितरिस्ता अर्थात झेलम, अस्किनी अर्थात चेनाब, पुरुषुणी रावी, विपाशा व्यास एवं शतद्री अर्थात सतलज इसमें सम्मिलित हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सरस्वती के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं और जो सिंधु नदी के पूर्व में हकरा या घग्गर नदी है, कई विद्वान उसे ही सरस्वती मानते हैं, जो कि राजस्थान में विलुप्त हो गई थी। जैसे मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद में 7 नदियों से घिरे क्षेत्र सप्त सिंधु का कई बार उल्लेख हुआ है। तो इस तरह जो यह सप्त सिंधु क्षेत्र था, इसका भौगोलिक विस्तार आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान में जो पंजाब का क्षेत्र है वह, एवं निचली सिंधु घाटी इसमें सम्मिलित रही है। जिन अवेस्ता में अर्थात जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें इस सप्त सिंधु क्षेत्र को हप्त हिंदू कहा गया है, क्योंकि फारसी में स का उच्चारण ह हो जाता है, इसलिए सप्त सिंधु को फारसी में हप्त हिंदू कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक विस्तार था वह पूर्व की ओर बढ़ गया और उत्तर वैदिक काल तक गंगा यमुना का दोआब जो है वैदिक संस्कृति के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित हो गया। और अब जो यह क्षेत्र था वो ब्रह्म ऋषि देश या ब्रह्मावर्त कहलाया। धीरे धीरे वैदिक सभ्यता का प्रसार पूर्व की ओर हुआ, क्योंकि ऋग्वेद में एक विदेग माधव की कथा आती है, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि विदेग माधव के मुंह से जो अग्नि जो पूर्व की ओर बढ़ी, तो पूर्व की ओर बढ़ते हुए अग्नि ने संपूर्ण क्षेत्र को जलाना शुरू कर दिया और जिस क्षेत्र को अग्नि ने जलाया वह क्षेत्र पवित्र समझा जाने लगा। इस संदर्भ में ऋग्वेद नहीं, मैं कहूंगा ये शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यान आता है कि जिसका सारांश है, विदेग माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था और घृत का नाम सुनते ही यह अग्नि माधव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आ गई। उस समय विदेग माधव सरस्वती के तट पर निवास करते थे। जब उनके मुंह से अग्नि बाहर निकल गई तो वह अग्नि सरस्वती से आगे बढ़ती हुई पूर्व की ओर बढ़ी और उस अग्नि ने पूर्व की ओर बढ़ते हुए सब कुछ जला दिया। आगे आगे अग्नि और पीछे पीछे विदेग माधव तथा उनके पुरोहित साथ साथ चले। जहां जहां उसने जलाया वो क्षेत्र पवित्र माना गया और जब वो अग्नि आगे बढ़ रही थी तो अकस्मात वह सदानीरा नदी, जो गंडक नदी है बिहार में, गंडकी को वह जला नहीं पाया और वहीं पर रुक गया। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी तक के क्षेत्र को पवित्र माना जाता था। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक वैदिक संस्कृति का प्रसार जो है गंडकी तक हो चुका था। इसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन 5 भागों में देखने को मिलता है, जिनमें एक केंद्रीय इलाका ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठादिक जिसे कहा गया है, इसे शिष्ट देश अर्थात सज्जनों का देश या वैदज्ञ समाज का निवास भी कहा जाता है। अर्थात जो वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्रीय इलाका था वह सभ्य लोगों का निवास स्थान या वेदज्ञ समाज का निवास स्थान माना जाता था तथा उसके चारों ओर जो 4 प्रमुख क्षेत्र थे वे क्षेत्र उदीचीदिक, दक्षिणादिक, प्राचीदिक और प्रतीचीदिक कहलाते थे। तो इस तरह हम वैदिक भौगोलिक क्षेत्र को समझ सकते हैं।